नेक्स्ट है टेस्ट रन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, वो स्ट्रेट अवे ऐड कर दो 23,000। देन कंसल्टेंसी चार्जेस, यहाँ पे चेंजेस लिखा हुआ है, कंसल्टेंसी चार्जेस 9। उसके बाद लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ब्रैकेट लिखेंगे 9 into 4%, that is 36,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन अदर एसेट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, इसको स्ट्रेट अवे ऐड कर देंगे। Now make the total 21,99,000। 21,99,000। इसके सामने पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखो कॉस्ट ऑफ असेट टू बी कैपिटलाइज्ड। Cost of asset to be capitalized. So I hope the concept is clear. कॉस्ट को ऐड करना है, कौन सी कॉस्ट को ऐड नहीं करना है, वो आपको अब समझ में आ गया होगा। सर लेकिन इसमें सारी कॉस्ट ऐड करी हमने। कहाँ सारी कॉस्ट है, देखो ये 90,000 वाला ऐड नहीं किया है, फिर ये जो 9 लाख है उसमें से सिर्फ 4% ऐड किया है, ये जो टोटल सैलरी 24,000 से सिर्फ 25% ऐड किया है। ओके ओके। लेबर चार्जेस टोटल 6 लाख था, हमने सिर्फ 2 लाख ऐड किया है। So the total cost to be capitalized is 21,99,000 rupees. Okay, चलो आगे का कंसेप्ट देखते हैं। तीसरा है यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज अक्वायर्ड बाय एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। और आपको कैसे समझाया हुआ है देखो, यू परचेस्ड अ बिल्डिंग बाय गिविंग गोल्ड, या तो उल्टा बोल सकते हैं यू परचेस्ड गोल्ड बाय गिविंग बिल्डिंग। मतलब आपने यहाँ पे कैश दिया नहीं है और कैश देने वाले भी नहीं हो, यू हैवंट गिवन कैश और यू आर इवन नॉट गोइंग टू गिव। आपने, ये बार्टर सिस्टम जैसा है, इट इज लाइक बार्टर सिस्टम। तो उस केस में सपोज मैंने बिल्डिंग लिया, परचेस्ड बिल्डिंग,
बाय गिविंग गोल्ड, मैंने गोल्ड दिया और बिल्डिंग खरीदा है, तो इस बिल्डिंग की मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी, मेरे बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो वो वैल्यू कौन सा, विच वैल्यू शुड बी पुट अप ना, वो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। इधर है देखो, एक्सचेंज विथ अनदर एसेट। ओके, सबसे पहले चांस देने का एसेट गिवन अप का, तो मैंने कौन सा एसेट गिव अप किया है, विच एसेट हैव आई गिवन अप, गोल्ड ना। तो ऑब्वियस है कि वो गोल्ड मैंने कहीं ना कहीं से खरीदा होगा, यस और नो। यस सर। यस सर। तो मुझे उसका एक्विजिशन देखो, पहले मैंने गोल्ड खरीदा, काफी सारा गोल्ड हो गया, फिर मैंने ये गोल्ड दे दिया और बिल्डिंग ले लिया। ओके, तो भले मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है, पर मैंने जो दिया उसकी वैल्यू तो पता है ना। आई नो यस सर। वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, तो पहला चांस उसको देना चाहिए, बट उसके लिए कौन सा वर्ड लिखा है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप और एसेट अक्वायर्ड, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, बट फर्स्ट चांस शुड ऑलवेज बी गिवन टू एसेट गिवन अप। चलो सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफ इट इज रिलायबल, सही, if reliable measurement of fair value of asset given up or asset received is not possible, हमको कोई भी एक चीज का वैल्यू पता नहीं है, देन न्यू असेट, दैट इज न्यू असेट हमारे केस में कौन सा है, बिल्डिंग, शुड बी रिकॉर्डेड एट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। चलो अब फेयर वैल्यू क्या है और कैरिंग अमाउंट क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस द सेम। तो सबसे पहला चांस देना चाहिए फेयर वैल्यू को। अगर फेयर वैल्यू का एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं है तो कैरिंग अमाउंट। ओके, सो व्हाट इज फेयर वैल्यू, इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन है, द वैल्यू एट विच asset can be exchanged, the value at which asset can be exchanged. Okay, between a knowledgeable and willing बायर एंड सेलर, मतलब इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, बायर और सेलर दोनों नॉलेजेबल होने चाहिए। नॉलेजेबल मतलब उनको उनकी असेट्स का वैल्यू पता है, दे आर अवेयर अबाउट द मार्केट एज वेल एज दे आर विलिंग। सो वैल्यू एट विच असेट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन अ नॉलेजेबल एंड विलिंग बायर एंड सेलर, उसको बोलेंगे फेयर वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू पता कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर फेयर वैल्यू नहीं पता है then it should be recorded at book value of asset given up। तो मैंने कौन सा asset give up किया है, which asset have I given up, gold। गोल्ड। ओके, तो ये जो गोल्ड है
उसको मैंने अपनी बैलेंस शीट में असेट साइड लिखा होगा, अभी तक तो वो मेरा ही है। तो बैलेंस शीट में असेट साइड गोल्ड का जो भी वैल्यू होगा, सपोज गोल्ड का वैल्यू है 3 करोड़ रुपीस, तो उसको बोलेंगे बुक वैल्यू ऑफ असेट। तो मैंने 3 करोड़ रुपए का गोल्ड लेके सामने बिल्डिंग ले लिया। अगर बिल्डिंग का फेयर वैल्यू पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर फेयर वैल्यू नहीं पता है तो बिल्डिंग का वैल्यू भी लिख दो, गोल्ड हटा दो क्योंकि गोल्ड मैंने दे दिया, उसकी जगह लिख दो बिल्डिंग, पर वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि मैंने ऑब्वियस है 3 करोड़ का गोल्ड लेके 3 करोड़ का बिल्डिंग लिया है। अगर फेयर वैल्यू नहीं पता चल पाया तो फर्स्ट चांस किसको देने का? ऑलवेज फेयर वैल्यू। अब इस सिनारियो को देखते हुए इज इट डिफिकल्ट टू नो द फेयर वैल्यू ऑफ गोल्ड? क्या हम गोल्ड का फेयर वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं? यस और नो? गोल्ड का प्राइस तो डेली अवेलेबल है ना? कर सकते हैं। यस। तो एज सच बुक वैल्यू रिकॉर्ड करने का मतलब नहीं आएगा, क्योंकि सपोज मेरे पास 10 kg गोल्ड है, आई डू हैव 10 kg ऑफ गोल्ड। ये मैंने तब खरीदा था जब 1 किलो गोल्ड का प्राइस 30 लाख रुपीस था। तो मतलब मेरे पास जो गोल्ड है उसका वैल्यू हो गया 3 करोड़। टुडे आई गेव अप 10 kg गोल्ड, मैंने 10 किलो गोल्ड दे दिया और उसके सामने बिल्डिंग अक्वायर कर लिया। तो मेरी बैलेंस शीट में तो यही वैल्यू लिखी होगी, बट क्या आज उसका वैल्यू 3 करोड़ होगा या ज्यादा होगा? टुडे गोल्ड वैल्यू किसी को रेट पता है? शायद ज्यादा होगा। इस कंफर्म आज गोल्ड का 1 kg का प्राइस अप्रोक्सीमेट 52 लाख है। तो आज जो गोल्ड मेरे पास है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? मतलब सपोज मैं बिल्डिंग ना खरीदूं, आई डू नॉट बाय बिल्डिंग, और ये गोल्ड बेच दूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? 5.2 CR। बट ऑब्वियस मैंने यही दे के क्या लिया है? बिल्डिंग। तो मैंने क्या गिव अप किया है उसकी वैल्यू मुझे पता है या नहीं है? मैंने जो भी चीज गिव अप किया उसकी वैल्यू पता है या नहीं है? पता है। पता है सर। So now I will record building at which value? 5.2 CR, क्योंकि मैंने सामने गोल्ड भी इतना दिया ही है। For me the value of building will be equal to the fair value of gold given up। तो गोल्ड गिवन अप का वैल्यू है 5.2 CR, तो बिल्डिंग का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 5.2 CR। ओके, let's check another question. Question number 1. Okay. Obtained PPE, इसको लिखेंगे obtained a fixed asset, जिसका फेयर वैल्यू है 5 लाख। हमने एक फिक्स एसेट खरीदा जिसका फेयर वैल्यू है 5 लाख थ्रू एक्सचेंज ऑफ गोल्ड। मतलब क्या दिया? गोल्ड दिया और फिक्स एसेट अक्वायर कर लिया। बुक वैल्यू ऑफ गोल्ड, बुक वैल्यू ऑफ गोल्ड का मतलब होता है कैरिंग अमाउंट। तो मेरे पास से गोल्ड गया और फिक्स एसेट आया, तो चलो मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा फिक्स एसेट, पर इसकी वैल्यू कितनी लिखूं? 4 लाख या 5 लाख? सर फेयर वैल्यू हमारे पास 5 लाख है तो 5 लाख ही लिखेंगे। यस, वी हैव द फेयर वैल्यू। तो पहला चांस हमेशा किसको देना चाहिए? फेयर वैल्यू।
अगर ये नहीं है अवेलेबल, सिर्फ इतना लिखा होगा ऑब्टेन्ड पीपीई थ्रू एक्सचेंज ऑफ गोल्ड, ये फेयर वैल्यू वाला कोई पार्ट लिखा ही नहीं है, और गोल्ड का बुक वैल्यू 4 लाख है, अब हमारे पास फिक्स एसेट आया 5 लाख का, गोल्ड कितने का गया? 4 लाख का। 4 लाख का, तो बाकी 1 लाख हमारे लिए क्या होगा? सरप्लस। सरप्लस, इट इज प्रॉफिट। क्या होगा? प्रॉफिट, हाँ। इज कंसिडर्ड एज प्रॉफिट। हम उस प्रॉफिट के कैलकुलेशन में अभी नहीं जाएंगे, बेसिक चीज आपको सिर्फ मैं अभी ये सिखा रहा हूँ कि मुझे फिक्स एसेट को कौन सी वैल्यू पे बैलेंस शीट में लिखना है। नाउ वी आर क्लियर विद द सेम। यस सर। Supposed to record the fixed asset at rupees 5 lakh। ओके, और दूसरे क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था 21,90,000। तो हमने दोनों ऑप्शन देख लिए। जब हम एसेट खरीदते हैं तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या होगा, और जब एक्सचेंज के केस में खरीदते हैं व्हेन वी बाय एज एन एक्सचेंज, तो एसेट का कॉस्ट क्या होता है, दैट वी हैव सीन। ओके।